रघु भाई, रात हो गई है, अब कहाँ जाएगा? यहीं रुक जा, मेरे पास देसी दम की एक बोतल है, बैठकर मजे करेंगे। नहीं विजय, मुझे सुबह जल्दी शहर जाना है। खेतों के लिए दवाइयों का इंतजाम करना होगा और हमारे गांव में आज नाचा प्रोग्राम भी हो रहा है, इसलिए मुझे अब जाना चाहिए। अरे वाह भाई वाह, तेरे गांव में नाचा प्रोग्राम है और तूने मुझे बताया नहीं। मेरा तो बहुत मन कर रहा है नाचा प्रोग्राम देखने की। चल, मैं भी तेरे साथ तेरा गांव चलता हूँ, खूब मजे करेंगे। ऐसे में ठीक है, लेकिन जल्दी चल, ये रात मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही। दोनों दोस्त अंधेरे में जंगलों के बीच एक पुरानी बाइक लेकर चल पड़ते हैं। रास्ते में एक सियार उनका रास्ता काट देती है। अरे ये क्या था? लगता है ये कोई सियार था। अब हम आगे नहीं जाएंगे भाई, बाइक वापस मोड़ ले। माँ कहती थी ये कोई अनहोनी का संकेत होता है। अरे यार, तू भी ना, लगता है तुझे अभी से चढ़ गई है। नहीं, हमें आगे नहीं जाना चाहिए भाई। यार तू किस जमाने में जी रहा है? तू आज भी गांव वाले की बात पर यकीन कर रहा है? नहीं विजय, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बात मान, वापस तेरे घर चलते हैं। देख, तूने ही तो कहा था ना कल सुबह तुझे शहर जाना है और आज गांव में नाचा प्रोग्राम है। अब तू बस कर, गाड़ी मैं चला रहा हूँ। रघु के मना करने के बाद भी विजय ने उस पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दिया। पुराना बस स्टेशन आने ही वाला था। रघु बाइक के पीछे बैठकर जंगलों की ओर देख रहा था। पुराने बस स्टेशन के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो जाती है। स्टेशन की टूटी फूटी छत से पानी टपक रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक बिजली चमकी और बाइक फिसल गई। दोनों दोस्त गिर पड़े। शुक्र है ज़्यादा चोटें नहीं आई। फिर दोनों ने गाड़ी को उठाया। रघु भाई, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये जगह वाकई सुनसान है। मेरा गांव बस थोड़ा आगे है। अरे मैं जरा एक कर लेता हूँ। बिजली चमकी, स्टेशन दिखा और किसी की पायल की आवाज आई। अरे ये पायल की आवाज? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर से बिजली चमकी। रघु ने देखा कि वो दोनों वही पुराना बस स्टेशन के पास ही खड़े हैं। रघु का शरीर कांपने लगा। पायल की आवाज अब तेज हो चुकी थी, मानो रात के अंधेरे में कोई उनकी तरफ ही आ रहा हो। अबे विजय, चल जल्दी चल, ये वही बस स्टेशन है। अरे रघु, यार तेरा गांव और कितना दूर है? अबे जल्दी कर, वरना हम दोनों यहाँ मारे जाएंगे। विजय रघु के पास आता है। तभी दोनों की नजर एक अजीब सी रोशनी पर पड़ती है। स्टेशन के एक टूटे हुए खंभे के पास एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। ये भूत है यार। विजय, ये लड़की नहीं है, चल भागो यहाँ से। अरे यार, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात क्या है? लगता है ये भी नाचा प्रोग्राम देखने जा रही है। किसी की इंतजार कर रही होगी, शायद इसका कोई बॉयफ्रेंड आ रहा हो। तो तेरा दिमाग खराब है क्या? इतनी रात यहाँ कोई लड़की कैसे आ सकती है? अरे रघु, यार तू भी ना कुछ भी बोलता रहता है। चल जरा सामने जाकर पूछ लेते हैं। रघु के मना करने के बावजूद विजय उस लड़की की ओर जाने लगता है। रघु बाइक में बैठकर स्टार्ट कर देता है। अबे विजय सुन, मैंने बाइक स्टार्ट कर रखा है। देख, मैं तुझे यहीं अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। विजय रघु की बातों को अनसुना कर दिया और उस लड़की के पास चला गया। अरे तुम कौन हो? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की नीचे देख रही थी, जैसे उसे विजय की आवाज सुनाई ही ना दिया हो। सरला मेरा नाम। सरला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विजय उसकी बाह पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी वह एकदम गायब हो जाती है। सरला, अरे अभी तो यहाँ खड़ी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अबे तू समझ क्यों नहीं पा रहा यार? अरे छोड़ना यार, चल जल्दी गांव चलते हैं। यार रघु, मैंने सरला को देखा, वो यहीं थी लेकिन अचानक गायब हो गई। तभी विजय के पीछे अचानक वह लड़की दिखती है। अंधेरे से दो लंबे काले हाथ निकलते हैं और विजय के गर्दन को जकड़ लेती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वो हाथ विजय को खींचकर अंधेरे में ले गई। ये सब देख रघु बाइक लेकर गांव की तरफ तेजी से भागा।
एक इमरजेंसी कॉल आया है अजीत। हमें एम्बुलेंस लेकर जल्दी गांव पहुंचना होगा। क्या ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? इस समय जंगलों में जाना सही नहीं है। ये हमारा फर्ज है, हमें जाना ही होगा। डॉक्टर सूरज और ड्राइवर अजीत दोनों एम्बुलेंस लेकर गांव के लिए निकल पड़े। एम्बुलेंस तेजी से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। मरीज की हालत नाजुक थी और समय कम था। डॉक्टर साहब, ये रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये जंगल वाला रास्ता है। लोग कहते हैं यहाँ रात में त्रेत आत्मा दिखती हैं। अरे त्रितात्मा, ये क्या है? अजीत, ये सब बकवास है। हमें मरीज तक पहुंचना है, तुम बस गाड़ी चलाते रहो। आज की रात दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गई। जंगलों के बीच तेज बारिश शुरू हो जाती है। एम्बुलेंस की लाइट बारिश में धुंधली पड़ने लगती है। अजीत का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर क्या करें, यही तो ड्यूटी है। बात किसी की जान बचाने की है, जाना तो पड़ेगा ही। अजीत अपने गले में पहनी रुद्राक्ष की माला को छूता है। डॉक्टर साहब, बारिश बढ़ रही है। इतनी बारिश और अंधेरी रात, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अजीत, डरने की जरूरत नहीं। हमारी जिम्मेदारी है उस मरीज को बचाना। बस ध्यान रख, गाड़ी धीरे और संभल कर चलाना। तभी अचानक एम्बुलेंस एक झटके के साथ रुक जाती है। दोनों घबरा जाते हैं। अजीत ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वह घबरा जाता है, उसके गला सूखने लगता है। एम्बुलेंस वही पुराने बस स्टेशन के पास रुक गई है। स्टेशन की टूटी फूटी दीवारें और खंबे बारिश में और डरावने लग रहे थे। अरे अजीत, ये क्या हुआ? एम्बुलेंस क्यों रुक गई? इंजन ओवरहीट हो गया डॉक्टर साहब। अब क्या करें? अजीत, बाहर बारिश है, पर हम यहाँ रुक भी नहीं सकते, ना ही किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। हमें नीचे जाकर इंजन को चेक करना होगा। दोनों बारिश में भीगते हुए एम्बुलेंस से नीचे उतरते हैं और टॉर्च की रोशनी में रेडिएटर से धुआं उठता दिखाई देता है। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर टकरा रही थी। डॉक्टर साहब, गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो गया है। अब इंजन को ठंडा होने में वक्त लगेगा। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? हमें मरीज तक जल्दी पहुंचना है। अजीत, इसे ठीक होने में और कितना वक्त लगेगा? कम से कम आधा घंटा लगेगा डॉक्टर साहब। चलिए वापस अंदर बैठते हैं। दोनों एम्बुलेंस में वापस चढ़ जाते हैं। सूरज की बेचैनी बढ़ रही थी। वह बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बाहर इतनी तेज बारिश है और गाड़ी का रेडिएटर इतना गर्म क्यों है। हाँ अजीत, मुझे भी ये बात हजम नहीं हो रही है। वैसे हमें कुछ देर और रुकना ही होगा लगता है। सर जी, थोड़ा टाइम तो लगेगा, हमें इंतजार करना होगा। अजीत, अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो मरीज की जान जा सकती है, पर यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तभी बिजली की एक तेज चमक आसमान में कौंधती है। उस रोशनी में सूरज को स्टेशन के पास एक औरत की परछाई दिखाई देती है। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बारिश में भीगे हुए थे। डॉक्टर साहब, वो देखो, वहां कोई खड़ा है। कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैंने साफ साफ देखा डॉक्टर साहब, सामने एक औरत थी, यहीं स्टेशन के पास। डॉक्टर कुछ कहने ही वाला था कि तभी एम्बुलेंस के पीछे की खिड़की पर ठक ठक की आवाज आती है। दोनों की सांसें थम जाती है। ये क्या था? कि किसने हमें पत्थर मारा? अरे यार, तुम फिर से शुरू हो गए। शायद कोई पत्थर या टहनी टकराई होगी। चलो पीछे जाकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे पीछे की ओर जाते हैं। खिड़की पर एक बड़ा सा पंजे का निशान था, जैसे किसी ने शीशे पर हाथ मारा हो। डॉक्टर, ये तो किसी इंसान के पंजे का निशान है। यार अजीत, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई यहाँ है। हमें गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए। अब एम्बुलेंस का रेडिएटर ठंडा हो चुका है। अजीत ड्राइवर अपनी सीट पर बैठता है और चाबी घुमाता है। इस बार इंजन स्टार्ट हो जाता है। दोनों की जान में जान आती है, लेकिन जैसी ही एम्बुलेंस आगे बढ़ती है वह फिर से रुक जाती है। तभी एम्बुलेंस के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। अरे यार, अब ये कौन है? ये वही लड़की है सर, आप दरवाजा मत खोलिए। अरे भाई, तुम फिर से शुरू हो गए। कोई मदद के लिए आया होगा। तू रुक, मैं जाकर देखता हूँ। सूरज सर, रुकिए, कुछ गड़बड़ लगता है। कोई बाहर बारिश में भीग रहा है। मैं दरवाजा खोलता हूँ।
अजित सूरज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज दरवाजा खोल देता है। बाहर कोई नहीं था। बारिश की तेज बूंदें जमीन पर गिर रही थी। तभी अचानक औरत उनके सामने प्रकट होती है। वह पूरी तरह भीगी हुई थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आइए, आप अंदर आ जाइए। सूरज उस लड़की को गौर से देख रहा था। उसकी साड़ी पुरानी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सिहरन थी। अजीत, वो लड़की गायब हो गई। क्या? मैं तो पहले से ही आपको बोल रहा था सर, आप जल्दी से दरवाजा बंद कर दीजिए और अंदर आ जाइए। तभी डॉक्टर सूरज के खिड़की में उसकी चेहरा दिखाई देती है। हाँ, मुझे ढूंढ रहे हो? दोनों ने देखा कि वह लड़की अब एक डरावने रूप में थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल थी और उसके काले लंबे बालों से चेहरा ढकी हुई थी। सूरज डर कर अजित के पास बैठ जाता है। देखो, तुम जो भी हो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। देखो, हम दोनों का कोई इंतजार कर रहा है। उसे हमारी मदद की जरूरत है। हम डॉक्टर हैं। मदद। तभी अजीत ने अपने रुद्राक्ष माला को छूता है। तभी वह आत्मा गायब हो जाती है। अजीत एम्बुलेंस चालू करने की कोशिश करता है। एम्बुलेंस थोड़ी देर के लिए चालू हुआ पर फिर से बंद हो गया। डॉक्टर साहब, अब हमारे पास कोई उपाय नहीं रहा। एक तो हम पूरी रात इसी एम्बुलेंस के अंदर सुबह होने का इंतजार करेंगे या फिर नीचे उतरकर इंजन को ठीक करेंगे। नहीं, हम नीचे नहीं उतरेंगे। तुमने देखा ना, उसकी आंखें कितनी भयानक थी। डॉक्टर साहब, क्या आपने देखा? मैंने जैसे ही अपने रुद्राक्ष की माला को हाथ में लिया, वो गायब हो गई। इसका मतलब वो हम पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास ये रुद्राक्ष की माला है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एम्बुलेंस से नीचे उतरते हैं और इंजन के पास जाते हैं। जैसे ही दोनों एम्बुलेंस से उतरकर इंजन के पास गए, तभी अचानक उनके सामने फिर से वही प्रेत प्रकट हो जाती है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ से नहीं जा पाओगे। देखो, हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ होगा, पर अभी जो तुम कर रही हो, क्या ये सही है? आज भी किसी की जान खतरे में है। अगर हम समय पर नहीं गए तो वो मर जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तुम हमें जाने देती हो और उसका जान बच जाता है तो शायद तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी। दोनों की बातें सुनकर प्रेत थोड़ी शांत हो जाती है। उसके अंदर कुछ परिवर्तन होने लगती है। अजीत अपने रुद्राक्ष की माला को छूता है। कुछ देर बाद वह प्रेत गायब हो जाती है। अजीत और सूरज दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहां अचानक एक बाइक आकर रुकती है। उस बाइक में दो लड़के बैठे थे। उन्होंने बाइक से उतरकर सूरज और अजीत से कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, आपका एम्बुलेंस खराब हो गया क्या? पता नहीं भाई, गाड़ी यहीं आकर रुक गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम आपकी मदद कर देते हैं। वह दोनों लड़के सूरज और अजीत का मदद करने लगे। कुछ देर बाद गाड़ी ठीक हो जाती है। अजीत और सूरज के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। देखो, यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। अब तो तुम्हारा एम्बुलेंस ठीक हो चुका है। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग। तुम दोनों ने हमें एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। अब तुम जाओ, तुम लोगों को देरी हो रही है। वैसे भाई, क्या मैं आप दोनों का नाम जान सकता हूँ? अच्छा, तो तुमको हमारा नाम जानना है? चलो कोई बात नहीं। मेरा नाम विजय है और ये है मेरा दोस्त रघु। हम दोनों यहीं रहते हैं, पास ही के गांव में। अब बारिश भी धीमा हो चुका था। सूरज और अजीत एम्बुलेंस में बैठकर गांव की ओर निकल पड़े। वहीं उनके पीछे पीछे बाइक सवार दो लड़के भी जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वह बाइक और दो लड़के अचानक गायब हो जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद एम्बुलेंस मरीज के घर पहुंच जाती है। चाचा, क्या हुआ? देखो, हम शहर से आए हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ। सूरज और अजित जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। कमरे में एक जवान लड़की कविता चारपाई पर लेटी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें मुश्किल से चल रही थी। अजीत, जल्दी से एम्बुलेंस स्टार्ट करो, इसकी हालत बहुत नाजुक है। दोनों मिलकर कविता को सावधानी से एम्बुलेंस पर ले जाते हैं।
कविता के पिता उसके साथ एम्बुलेंस पर बैठ जाते हैं। एम्बुलेंस फिर से सड़क पर दौड़ने लगती है। सूरज पीछे की सीट पर कविता की देखभाल कर रहा था, जबकि अजीत गाड़ी चला रहा था। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस उस पुराने बस स्टेशन के पास से गुजरती है, हवा फिर से ठंडी हो जाती है। सूरज की नज़र साइड मिरर पर पड़ती है। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप घबराए हुए लगते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं चाचा, मैं तो बस ऐसे ही बाहर देख रहा था। जंगलों के बीच डरावनी रातों को चीरते हुए एम्बुलेंस तेजी से शहर के अस्पताल की ओर बढ़ती है। आखिरकार वही अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल के डॉक्टर तुरंत कविता की जांच शुरू कर देते हैं। कविता के पिता बाहर बैठे हैं। डॉक्टर सूरज, लड़की की हालत बहुत नाजुक थी। अच्छा हुआ कि आपने समय रहते इसे अस्पताल ले आए। अब इसकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर में इसे होश आ जाएगी। कुछ देर बाद कविता को होश आ जाती है। सूरज की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। वह तुरंत कविता के पिता को अंदर बुलाता है। आइए चाचा, अब आपकी बेटी ठीक है। पिता की आंखों में आंसू की जगह खुशी की चमक आ जाती है। अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। सूरज और अजीत एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। सूरज सर, ये तो चमत्कार हो गया। आज मुझे अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। हाँ अजीत, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आज मैंने जाना कि इंसानियत और विश्वास से कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर कविता को कुछ और जांच के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। सूरज और अजीत ने फैसला किया कि वे कविता को एम्बुलेंस में वापस उनके गांव छोड़ देंगे। रात गहरी हो चुकी थी। वापस उसी रास्ते पर जाने का हिम्मत नहीं हुआ। सबने सुबह होने का इंतजार किया। डॉक्टर साहब, आप दोनों हमारे लिए भगवान हैं। आप दोनों ने मेरी बेटी को एक नई जिंदगी दी है। नहीं चाचा, ये तो हमारा फर्ज था। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक बात पूछना था। आपने उस पुरानी बस स्टेशन के पास कुछ देखा था क्या, जब हम गांव से अस्पताल की ओर आ रहे थे? क्योंकि उस समय आपके चेहरे में घबराहट सी दिखी मुझे। बूढ़े चाचा की बातें सुनकर सूरज ने भी सारी सच्चाई चाचा को बताया कि उनके साथ उस रात कैसी घटना घटी थी। सूरज की बातें सुनकर चाचा भी दंग रह गए। भगवान की बड़ी कृपा है। आप दोनों पहले ऐसे इंसान हैं जो तीर्थात्मा से वापस जिंदा आए हैं, वरना अब तक जो भी वहां गया वो जिंदा वापस नहीं आया। चाचा, उस दिन 2 लड़कों ने भी हमारा मदद किया था। क्या वो दोनों आप ही के गांव के हैं? कौन लड़के? वहां तो कोई आता जाता नहीं। इतनी रात को वहां कौन लड़का आपको मदद करने जाएगा? चाचा, अजीत सच कह रहा है। वहां पे 2 लड़के भी आए थे। एक का नाम था विजय और एक का नाम था रघु। डॉक्टर के मुंह से ये सब बातें सुनकर बूढ़े चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। क्या हुआ चाचा, आप चुप क्यों हो गए? डॉक्टर बेटा, आप जिस लड़कों के बारे में बता रहे हैं, दरअसल उन दोनों की मौत 3 साल पहले ही हो चुकी है, उसी पुरानी बस स्टेशन के पास। क्या? मैं नहीं मानता। वो दोनों तो हमारे साथ ही थे। उन्होंने हमारा मदद किया था। देखो बेटा, बात यह है कि आज से 20 साल पहले उसी बस स्टेशन के पास एक लड़की की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। उस लड़की की आत्मा वहीं पर भटकती है। उसके बाद वहां कई घटनाएं होने लगीं। कुछ 2-3 साल पहले 2 लड़कों का लाश भी वहीं पर मिला था, जो पास के ही गांव के थे, जिसमें एक का नाम था विजय और एक का नाम था रघु। कहते हैं विजय तो वहीं पर मर गया था, लेकिन रघु गाड़ी के साथ एक पेड़ पर टकरा के मर गया था। तब से वहां पर तीनों की आत्मा भटकने लगी। तीर्थात्मा की जोड़ी बनी और लोग तीर्थात्मा से डरने लगे। लेकिन आज वही तीर्थात्मा ने हमारी मदद की है। सच कहते हैं, इंसान के अंदर में मदद की भावना होनी चाहिए। चाहे वो इंसान हो या आत्मा, सबके अंदर भावना होती है। किसी ने सच ही कहा है कि अच्छे इंसानों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। मैं समझ गया बेटा। उनकी आत्माएं भटक रही थीं। उन्हें मुक्ति की तलाश थी। उन्हें किसी की मदद करनी थी। उन्होंने आज हमारी मदद की। अब उन्हें मुक्ति मिल गई होगी। कविता को उसके घर वापसी का समय आ गया था।
अजित एम्बुलेंस की सीटी बजाई और एम्बुलेंस को लेकर शहर से दूर उसी रास्ते के घने जंगल पर समा गया।